जो आज की तारीख में या फिर एक दो दिन के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो इलेक्शन हैं, स्टेट इलेक्शंस, ये बहुत ही अहमियत के हामिल इसलिए हैं क्योंकि वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड द लोकसभा इलेक्शंस। 2022 के अंदर जो लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं, हम उनकी तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो दोनों पार्टीज, जो बीजेपी है और इंडियन नेशनल कांग्रेस है जिसको आईएनसी कहते हैं, उनकी कोशिश ये है कि ये जो स्टेट के इलेक्शंस हो रहे हैं, एक तो टर्म मिल जाएगी 5 साल की आगे। दूसरी चीज़ ये कि इन इलेक्शंस से जो पब्लिक है उनके ऊपर इन्फ्लुएंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट उनके ऊपर आएगा कि उनको ये चीज़ पता चलेगी कि आगे कौन सी पार्टी का जोर ज़्यादा है और लोकसभा के अंदर इन इलेक्शन से दोनों पार्टीज को फ़ायदा हो सकता है। तो इस वजह से दोनों भरपूर कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और उसके बाद तेलंगाना, हैदराबाद के जो इलेक्शंस होने हैं लोकसभा से पहले, उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई जाए। और इसलिए ये कैंपेन्स जो हैं इन्होंने शुरू कर दिए हैं। ये मध्य के और छत्तीसगढ़ के तो नवंबर के अंदर हैं और मेरे ख्याल में राजस्थान के जाके दिसंबर के अंदर हैं। लेकिन कैंपेन्स और कैंडिडेट की लिस्टें और ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। और कैंपेन्स एक तरह से काफ़ी नेशनल चीज़ हैं अपने अपने रीजन्स में। दे आर ऑल्सो के अंदर भी जंप इन कर रहे हैं। हालांकि उनका कोई ऐसा स्टेक नहीं है इन इलेक्शंस में। एक सीट भी जीतना उनके लिए मुश्किल है, जैसे आप पार्टी होगी या अकाली हो गए। लेकिन वो ये इसको एक ट्रायल रन के तौर के ऊपर ले रहे हैं। मोबिलाइजेशन और कैंपेनिंग को किस तरीके से करना है, इंडियन पब्लिक का क्या मूड है, क्या चीज़ें वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या मीन्स इनको जो हैं अपने उनके ऊपर चल के इन्होंने लोकसभा को करना है। तो इस सारी चीज़ों को जज करने के लिए ये इलेक्शंस के अंदर तकरीबन आप कह लें कि हैं तो ये चंद स्टेट के, लेकिन पूरा जो भारत है वो इनके अंदर किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व होना चाहे और इन्वॉल्व हुआ है। वो जहां मर्जी की पार्टी हो, लेकिन वो इनको बेस बना के आगे लोकसभा के अंदर जाना चाह रहे हैं। तो ये आपको कल बताया था। आज में इजलास हो रहा है साउथ अफ्रीका के अंदर, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इजलास है क्योंकि चाइना का और इंडिया का जो लद्दाख के अंदर स्टैंड ऑफ हुआ है और काफ़ी बिल्डअप इंडिया ने पिछले 2 साल के अंदर अपनी फ़ौजों को उधर आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करना शुरू किया। और अब तकरीबन उनकी 80,000 फ़ौज जो है वहाँ मौजूद है। एविएशन सारी उधर मौजूद है, मिसाइल उन्होंने डिप्लॉय किए हुए हैं, टैंक वहाँ मौजूद है, आर्टिलरी वहाँ मौजूद है। तो आप कह सकते हैं कि पूरी वॉर मशीन इंडिया ने अपनी जो 2020 के अंदर लद्दाख के अंदर जो इनकी बेइज्जती हुई थी उसको कवर करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता ये वहाँ ट्रांसपोर्ट करते रहे। और इन्होंने अब काफ़ी हद तक वहाँ जो है अपनी इक्विपमेंट पहुँचा दी है। और डर के मारे पहुँचाई है कि ये ना हो चाइना मजीद कोई एरिया हमारा ले ले और हमारी बेइज्जती हो, क्योंकि चाइना तो ओपनली कहता है कि मैंने लद्दाख को ले लेना है पूरे को। तो लद्दाख जाने के बाद इंडिया का जो नॉर्थ के साथ जो कनेक्शन है वो काफ़ी वीक होता है और वो फिर एक ही साइड के ऊपर रह जाएगा जो पंजाब साइड है, और जिसके अंदर आप कह लें जम्मू और पाकिस्तानी पंजाब आता है। तो इसके लिए इंडिया काफ़ी परेशान है। और ब्रिक्स समिट के अंदर मोदी साहब जो हैं वो पहुँचे हैं। आज चाइनीज़ प्रीमियर भी वहाँ पहुँचे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि मोदी साहब जो हैं वो चाइनीज़ प्रीमियर के आगे हाथ पांव जोड़ेंगे, को मिन्नत समाजत करेंगे कि कोई डिस्काउंट दें हमें। आपको पता है बनिए का जो तरीका है वही वो इस्तेमाल करेंगे। फ़ौजें वहाँ लगा दी हैं, सब चीज़ें वहाँ कर दी हैं, मांगनी माफ़ी है, लेकिन उनको दिखाना है कि जी अगर अब आप हमें माफ़ी नहीं देंगे तो हम कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आपको शो करेंगे। हमारी वहाँ फ़ौज खड़ी है, हमारे वहाँ टैंक खड़े हैं। तो ये माफ़ी यात्रा जो है इसके ऊपर मोदी साहब जो हैं साउथ अफ्रीका पहुँच चुके हैं और चाइनीज़ प्रीमियर आज पहुँचे हैं। कल से उनकी मीटिंग स्टार्ट होंगी, तो वहाँ को बैक चैनल के ऊपर ब्रिक्स के ऊपर इस चीज़ को भी साफ ज़ाहिर डिबेट किया जाएगा। राहुल गांधी ने, जैसे मैंने आपको बताया था, काफ़ी ज़्यादा इसको हाईलाइट कर दिया इस इशू को। राहुल गांधी वॉज नोइंग दिस फ्रॉम बिफोर। कोई उनके ऊपर इल्हाम लद्दाख जाके नहीं हुआ, साफ ज़ाहिर है उनकी तरफ से भी पॉइंट स्कोरिंग ही है, ये इलेक्शन की कैंपेन ही है। पता उनको 2 साल से है
लेकिन अब उन्होंने सेलेक्ट किया कि मैं जाके अभी जाके तो ये बम फाड़ता हूँ कि ये क्या हो गया, मुझे तो अभी पता चला, मैं तो इधर आया हूँ तो लोगों ने मुझे बताया। तो वो भी अपनी तरफ से कैंपेन कर रहे हैं। मोदी की जो बीजेपी है वो भी उसको रेजिस्ट कर रही है। उन्होंने 1962 का जो है कार्ड खेला कि जी आप हमें बातें कर रहे हैं, आपने तो खुद सारा जो था नॉर्थ एरिया हमारा सरेंडर कर दिया और काफ़ी ज़्यादा इलाके जो थे अक्सिन चाइना और ये सारे आपकी वजह से चाइना पहले ही ले चुका है, आप कौन होते हैं हमें कहने वाले। तो इन चीज़ों की आपस में पॉइंट स्कोरिंग, गोल स्कोरिंग, अलग अजीब सी हरकत की। ये मैंने आपको कल बताया था कि उन्होंने एक कार्टून टाइप कैंपेन लॉन्च किया। आपको पता है हमारा यूथ जो है आजकल बिल्कुल ही वो एक मस्खरा टाइप कॉमेडियन यूथ हमारा बन चुका है। उनकी सरों की अगर आप रील्स देखें, शॉर्ट्स देखें, तो दे आर ऑल रिलेटेड टू प्रैंक्स, ऑल रिलेटेड टू कॉमिक्स और सटायर और इस तरह की चीज़ें। सीरियस चीज़ एक बंदा भी आपको बनाते हुए नज़र नहीं आएगा। बड़े बड़े यूथ को तो छोड़ें, बुढ़े भी, आंटियाँ अंकल भी आपको नाचते हुए नज़र आएंगे टिकटॉक से लेके रील्स तक। तो उस दौर के अंदर ये इनोवेट किया कांग्रेस ने कि हम भी कोई कॉमिकल चीज़ बनाते हैं और उस तरीके से कैंपेन करते हैं। देखें इस तरह की चीज़ें ये टीवी चैनल्स वगैरह तो बनाते रहते हैं, लेकिन ये एक ऑफिशियली एक पार्टी के सीनियर लीडर्स इसको शेयर करें और इसको बनाएं, ये शायद पहले नहीं हुआ। तो ये उन्होंने किया है, अटेम्प्ट किया है। मैं जैसे आपको बोल रहा था कि आई एम एक्सपेक्टिंग के इंडिया वाली साइड के, बीजेपी वाली साइड के ऊपर से भी कुछ इस तरह की अब चीज़ें होंगी और ये एक कॉमेडी इलेक्शन की तरफ होगा। क्योंकि देखें जो ये लोग जिनको ये पसंद करते हैं ये चीज़ें, पीपल आर द वोटर्स, उनके हाथ में वोट का अंगूठा है, तो इसलिए उनको खुश करने की कोशिश की जा रही है अपने अपने तरीके से, जिस तरीके से वो खुश होते हैं। तो इसको आप इनोवेशन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको समझता हूँ कि ये ऐसी इनोवेशन है जिससे पहले ही आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही घटिया हो चुका है और वो बिल्कुल आप कह लें कि दीमक उसको खा चुका है। तो इस तरह की हरकत से उसकी बिल्डिंग को गिराने में या गिरने में और मज़ीद देर नहीं लगेगी। थोड़ा सीरियस डिबेट होती तो ये ज़्यादा बेहतर था। अमेरिकन कौन जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, सीरियस डिबेट्स होती हैं, मसले मसाइल के अंदर वो इलेक्शन से पहले वो एक राउंड चलते हैं आर्ग्यूमेंट के, लेकिन इधर तो कुछ और चल रहा है। तो ये ब्रिक्स का मैंने आपको बताया कि उम्मीद है कि मोदी साहब जो है वो मिन्नत समाजत कल करेंगे कि हमें कुछ डिस्काउंट दिया जाए या तो हमें हमारा इलाका वापस कर दें, कुछ कर दें जिसको हम यूटिलाइज करके इलेक्शन के अंदर कोई अच्छे रिजल्ट अपने लिए ला सकें, वरना हम जो है छोटी मोटी जंग करने के लिए भी तैयार हैं। तो इन चीज़ों को आपने ये देखना है कि ये ब्रिक्स का इम्पॉर्टेंट सेशन है। चाइना ने शायद कहा कि पाकिस्तान को इंक्लूड किया जाए, सऊदी अरेबिया को भी किया जाए। चाइना अपने वोट्स बढ़ाना चाहता है, सऊदी अरेबिया को तो इंडिया ना नहीं कर सकता, लेकिन देखते हैं कि ये पाकिस्तान के इंक्लूजन और इस चीज़ के अंदर क्या बनता है। अगर पाकिस्तान ऐड होता है तो साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ है। इंटरनेशनल फोरम्स में चाइना कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को एज अ स्टेक होल्डर आगे लेके आए, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के जो अलायंस है वो स्ट्रेटिजिक से अगर आप समझते हैं, इंडियन मेरे दोस्त जो हैं इधर, कि पाकिस्तान और चाइना का एक स्ट्रेटिजिक अलायंस है, तो ये वो आज से कोई 3-4 साल पहले की बात कर रहे हैं जब आप ये कह सकते हैं कि ये सी पैक वगैरह और ये सारे चीज़ें बन रही थी। तो उसके अंदर जो था अनिकेत आपने इससे रिलेटेड बातें करनी हैं, क्योंकि ये अगर आप कोई और दूसरी चीज़ें करेंगे तो आई हैव टू रिमूव यू फ्रॉम हेयर, और मैं नहीं चाहता। पॉजिटिव रह के बात करें तो इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो एनीवेज, तो वो चाइना ये चाह रहा है कि मेरे साथ मेरा पार्टनर जो है, स्ट्रेटिजिक पार्टनर जो था, अब वो मिलिट्री अलायंस की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं, अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं। बिल्कुल, मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि हमारी अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान का एलाय है, मदद करता है पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी वाइज और हर चीज़ वाइज। तो इसके अंदर अगर वो चाइना की अमेरिका से कोई इकनॉमिक कोई जंग हो रही है या कोई इकनॉमिक
टसल चल रही है, तो चाइना और अमेरिका की कोई आपस में कोई मिलिट्री मैं नहीं देखता नियर फ्यूचर में कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि चाइना जो भी चीज़ें बनाता है वो अमेरिकन मार्केट्स के अंदर बेचता है। तो अमेरिका की जो भी कंपनीज हैं वो चाइना के अंदर से प्रोड्यूस होती हैं। तो मेरे ख्याल में समझदार लोग हैं, इसको इकोनॉमिक वॉर ही रखेंगे। तो इस तरीके से वो प्रेशर डालता है पाकिस्तान पे, लेकिन चाइना का जो स्ट्रेटेजिक हमारे साथ अलायंस है, इनके बारे में दो तीन चीज़ें आपको शेयर करूंगा लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ आप लोगों के लिए, कि द्रास के अंदर हमारा इंडियन आर्मी को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं पिछले 2 महीने से। चल तो ये पहले से रहा है और ये एक बैकलॉग है कारगिल वॉर का, लेकिन तकरीबन 2 महीने से जो है वो उसके अंदर ये इशू ज़्यादा बढ़ चुका है, और कई कई जगहों के ऊपर इंडियन आर्मी की जो जैसे इनकी जो बीएसएफ की पोस्टें थी पुरानी, और एक दो जगह पे गोरखा की भी पोस्टें इनकी थी, नीचे फुटहिल्स के ऊपर मशकू वैली में, हुलियाल में, उन पे जब अटैक्स आ रहे हैं तो वो वहाँ से मूव कर रहे हैं थोड़ा सा पीछे। पिछले दिनों, पीछे का मतलब है NH1 की दूसरी साइड के ऊपर, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ NH1। तो वो एक जो सीज फायर लाइन जो 20 किलोमीटर पीछे है, वो एक टैसिट अप्रूवल के अंदर NH1 के पास पहुंच चुकी है आजकल की सिचुएशन में, और इसके ऊपर बातचीत भी हो चुकी है दोनों मुल्कों की स्टेक होल्डर्स की, कि आप अगर इधर से पीछे रहें तो इट्स ओके। और उन्होंने भी कहा है, इंडियन आर्मी ने भी, कि हम अगर पीछे रहते हैं, और उन्होंने अपनी इंस्टॉलेशन छोटी मोटी जो थी वो मूव कर ली हैं, तो आप इधर से हमें अटैक ना करें और इधर को हमें डिस्टर्ब ना करें। हाँ, बट अदर साइड, लद्दाख वाली साइड के ऊपर चीज़ें काफ़ी हीटेड अप है। मैंने आपको बताया तकरीबन 80,000 फौज इनकी मौजूद है। मेन इनकी पोस्ट के ऊपर भी तकरीबन 10 से 15,000 लोग जो हैं वहाँ इन्होंने इकट्ठे किए हैं। आर्टिलरी गन्स नहीं लगाई हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगाई हैं, जैसे मैंने आपको बोला एविएशन सपोर्ट पूरी की पूरी है उधर। और दूसरी साइड के ऊपर चाइना जो है वो अपने एरियाज़ के अंदर बैठा हुआ है। चाइना की भी प्रेपरेशन पूरी है, शायद इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो उस चीज़ को उस तरीके से शो नहीं कर रहे। लेकिन चाइना के अंदर भी इंस्टॉलेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। इंडिया ने पिछले दिनों थोड़ा सा ट्राई किया था, इन्होंने तकरीबन 3-4 गनशिप हेलीकॉप्टर्स और रफ़ाल और एक दो जो इनके बाकी फाइटर्स हैं, इनके साथ इन्होंने ऊपर माउंटेन पीक्स के ऊपर से ये एक दो एडवेंचर करने की कोशिश की थी। मैं भी रिकन्सिलिएशन मिशंस थे या पिक्चर टेकिंग थे या कोई इस तरह की चीज़ें थी। तो इन्हों का जो जहाज़ थे वो दोनों साइड से, पाकिस्तान वाली साइड से भी और चाइनीज़ साइड से भी मिज़ल लॉक हो गए, तो जिसकी वजह से ये वहाँ से निकले। और वो दिन और आज का दिन तकरीबन आज 16वां-17वां दिन है, ये उधर नहीं आए। इनको ये चीज़ समझ आ गई है कि सरफेस टू एयर मिज़ाइल लगे हुए हैं, तो सरफेस टू एयर मिज़ाइल चल गए। तो कारगिल में तो ये वैसे ही कहते थे कि स्टिंगर आई हैं, तो असल वाले हैं। और चाइनीज़ जो इक्विपमेंट है बगैर उसके नाम लिए हुए, आप ये चीज़ बताऊं कि चाइनीज़ इक्विपमेंट की रेंज बहुत ज़्यादा है। अगर तो उन्होंने चला दी तो उनके जो हैंड हेल्ड्स हैं, जो हाथों में पकड़ने वाली उनकी इक्विपमेंट है, तो वो ना तो इंडिया की कोई आर्टिलरी गन है, ना टैंक बचना है, क्योंकि इतनी उनकी रेंज है कि वो खड़े खड़े वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की रेंज के अंदर फायर कर सकते हैं। तो ये इंडिया को थोड़ी समझ आ गई, तो ये थोड़ा सा बैकआउट हुआ है इस चीज़ के अंदर। मैं नहीं चाहता कि लद्दाख के अंदर एस्केलेशन बढ़े, क्योंकि लद्दाख के अंदर एस्केलेशन बढ़ेगी तो आप उसको लिमिटेड अरीना के अंदर रख नहीं पाएंगे। इवन इंडिया वांट्स कि वो लिमिटेड अरीना के अंदर उसको रखे और इलेक्शन तक उनको ड्रैग करे आगे स्टैंड ऑफ टाइप सिचुएशन के अंदर। लेकिन देखें कि स्टैंड ऑफ टाइप सिचुएशन अगर तो वो नहीं कर पाएगा ये, तो अब एस्केलेशन लैडर तो फिर चाइना के हाथ के अंदर है कि अगर इन्होंने छोटा सा भी कुछ करते हैं और वो रिपल्स करके बड़ा कुछ कर देता है, तो मोदी साहब के देने पड़ने वाली बात है कि आ बैल मुझे मार वाली बात है कि ना, फिर यही वो बोलेंगे कि यार ये ना ही करते कुछ और कर देते।
जैसे मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मुझे काफ़ी यकीन है कि मोदी साहब इन चीज़ों के बगैर भी जो हैं बीजेपी जो है वो लोकसभा जीत जाएगी। और इसलिए कई सेन वॉइसेस हैं उनके अंदर जो उनको ये कहना चाह रही हैं और कहती हैं कि इस तरह की हरकतें ना करें, ये तरीके पुराने हो गए हैं, ये ना हो कि इनका उल्टा आ जाए। तो ये ब्रिक्स की जो मीटिंग है उसके अंदर ये दो तीन चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं जो डिस्कशन के अंदर कल आनी है। एक तो लद्दाख बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मोदी साहब कन्विंस कर सकते हैं उनको, चाइनीज़ को। चाइनीज़ की जो प्रेफरेंस है, चाइनीज़ कहते हैं कि अब वो एक तो नहीं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन प्रेपरेशन उनकी पूरी है, लेकिन उनका प्लान क्या है ये थोड़ा सा जो है आपको खुद समझना है। इट डिपेंड्स कि किस तरीके से ये होता है। चलें इस टॉपिक से आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी थी बड़ी, कि बांग्लादेश के एक मैं आज मेजर जनरल फजलुर रहमान हैं, आलम फजलुर रहमान, उनको सुन रहा था मैं। बांग्लादेश के वो आपने 2001 के अंदर बीएसएफ की एक देखी थी, बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूट आया था इंडिया बांग्लादेश का, जिसके अंदर बांग्लादेश ने बीएसएफ के तकरीबन 100 से ज़्यादा बंदे जो थे वो मार दिए थे। मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा थे, 200 थे। और उनकी बॉडीज को इंडिया ने उन पर ब्लेम किया कि म्यूटिलेट किया है और ये चीज़ें की हैं। पिक्चर्स भी आपको नेट के ऊपर में वो पिक्चर्स भी आ जाएंगी, बंगालियों ने इनको लटकाया हुआ है, इनकी लाशों को, और लेके जा रहे हैं। तो वो इनके एक बंदे हैं जो बीजेपी के थे मेरे ख्याल में, लेकिन रेबल एक तरह से एमपी हैं, एमएलए हैं, पता नहीं अभी हैं कि नहीं हैं, सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम। वो अक्सर इस तरह की हरकतें करते हैं, विच इज़ नॉट अ पॉलिसी ऑफ कांग्रेस, विच इज़ नॉट अ पॉलिसी ऑफ बीजेपी। वो एक रेबल अपने इमेज देते हैं। उसके अंदर उन्होंने कुछ कहा कि जी बांग्लादेश अगर हिंदुओं के जो हिंदू बंगाली हैं उनके चीज़ों को प्रोटेक्ट नहीं करता तो बांग्लादेश के ऊपर अटैक कर देना चाहिए इंडिया को। उनसे पूछा गया जी स्वामी साहब, तो स्वामी साहब से पूछा गया जी अटैक किस तरह का अटैक आप करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने जी पैरा ट्रूप कर दें। तो इसके ऊपर वो मेजर जनरल साहब जो थे फजल रहमान, क्योंकि वो मेरे ख्याल में उस डिस्प्यूट के अंदर 2001 के अंदर वो ही कमांड ऑफिसर थे जब ये मसला आया और बीएसएफ के बंदे मारे इन्होंने। तो वो उनका इंटरव्यू मैं सुन रहा था, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें की, जिनमें से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कि बांग्लादेश के जो बांग्लादेशी है, यू कैन नॉट कॉल देम बंगाली, क्योंकि बंगाली वेस्ट बंगाल में भी हैं, तो लेट्स कॉल देम बांग्लादेशी। तो बांग्लादेशी जो आर्मी है ये तकरीबन 2.5 लाख की फोर्स है, और इसके अंदर आप कह लें कि काफ़ी ज़्यादा आर्मी के अंदर 10 डिवीजन्स, इन्फेंट्री की 10 डिवीजन है। अब डिवीजन नॉर्मल हालात के अंदर 12 से 15 हज़ार बंदा होता है, लेकिन वॉर टाइम के अंदर ये 18 से 20 हज़ार के ऊपर जा सकता है। जैसे इंडिया ने कारगिल के अंदर जो डिवीजन लगाई थी 18 to 20,000 की एक डिवीजन थी। वॉर टाइम के अंदर आप उसके अंदर क्योंकि पैरामिलिट्रीज वालों को भी ऐड करते हो, रिक्रूट्स को ऐड करते हो, वॉलंटियर्स को ऐड करते हो, तो वो डिवीजन बढ़ जाती है। तो 10 डिवीजन इनकी बांग्लादेश की जो फोर्स है वो 10 की 10 डिवीजन जो है बांग्लादेश आर्मी की, ये बड़ी ही क्रूशल चीज़ है। वो 10 की 10 डिवीजन्स जो हैं वो इन्फेंट्री डिवीजन्स हैं। हालांकि उनको नाम उन्होंने अलग-अलग दिए हुए हैं, बट दे आर ट्रेंड इन्फेंट्री डिवीजन्स, यानी लैंड टू लैंड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो इन्फेंट्री जो आगे लड़ती है, फ्रंट सोल्जर्स, वो डिवीजन्स हैं। तो साफ ज़ाहिर है बांग्लादेश के इर्द गिर्द तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिससे उन्होंने जंग करनी है। इंडिया ही उनके इलाके के ऊपर भी कब्जा करना चाह रहा है, जैसे अखंड भारत और ये सारी ये इन्होंने मैप्स लगाए हुए हैं। ये बोला है कि जी अगर इंडिया ने हल्का सा भी चूं चढ़ा की तो फिर हम ऑल आउट वॉर के अंदर हम चले जाएंगे। और इनके बांग्लादेश की एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा जी कितने पैरा ट्रूप्स ये कर देंगे, 10,000 कर देंगे, 15,000 कर देंगे, कितने ज़्यादा इंडिया पैरा ट्रूपर्स लेके आ सकता है? 10 to 15,000, इससे ज़्यादा तो इंडिया के पास पैरा ट्रूपर्स नहीं है। बांग्लादेश की जो पैरामिलिट्रीज हैं अंसार, दे आर ऑल ट्रेंड पैरा ट्रूपर्स, और वो अगर वो रेस करने के ऊपर आए तो 6 लाख तक वो बंदे रेस कर सकते हैं इजीली अंसार के, और सारे के सारे पैरा ट्रूपर्स हैं, सारे के सारे एयरबोर्न हैं। तो अगर उन्होंने पैरा ट्रूपिंग कर दी वेस्ट बंगाल के अंदर तो लेने के देने पड़ जाने हैं इंडिया को।
तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें की हैं, सेंसिबल बातें की हैं, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बातें की हैं कि अगर इंडिया ने कोई चूं चढ़ा की, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया कहता है जी बांग्लादेश के ऊपर इन्वेजन कर देते हैं, इसको इन्वेड कर लो, इस पर कब्ज़ा कर लो, तो ये भूल है उनकी। बांग्लादेश के 1 इंच के ऊपर भी इंडिया जो है ना तो कब्ज़ा कर सकता है, ना वो इसके बारे में सोच सकता है। स्वामी साहब की ये पुरानी आदत है बोंगियाँ मारने की। कभी ये कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की बोंगी के ऊपर ये ब्रीड करते हैं और उसके ऊपर ये अपना चूरन बेचते हैं, कभी अब ये बांग्लादेश के ऊपर करते हैं। तो आज आपको उनका इंटरव्यू मिल जाएगा, आप सुने, मैंने सुबह देखा, तो उसके अंदर जो उन्होंने बात की तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। और बाय द वे दिस गाय, ये जो मेजर जनरल हैं, ये पीएमए के जो हैं वो पीएमए से पढ़े हुए हैं, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कूल से पढ़े हुए हैं, तो इनकी बातें सही लगी। दूसरी चीज़ें, इनके जो रेंजर्स के हैं वो भी 70-80 हज़ार, इनके जैसे हमारे पाकिस्तान के रेंजर्स हैं, इनके बीजीबी इनकी फोर्स है, वो भी बड़े एक्टिव हैं। और लैंड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इनसे जीतना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अब बांग्लादेश की दूसरी 1-2 बातें साथ में ऐड ऑन कर लूँ, फिर मैं मूव ऑन करता हूँ कि मैंने कल की अगर आप एपिसोड देखो पिल, तो उसके अंदर मैंने राहुल गांधी का लद्दाख का ही डिस्कस किया था, मैंने पोस्ट कर दिए। तो इसके बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो बोंगियाँ मारते हैं जिसके ऊपर वो रिएक्शन आए। तो बांग्लादेश की कॉक सिटी के अंदर इनकी जो सबमरीन का यार्ड ये बना रहे हैं, वो सबमरीन भी साफ ज़ाहिर है जी, आप खुद देख लें कि किस मुल्क के लिए है, वो भी इनकी बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत तेज़ी से उसको अटैक सबमरीन्स को ये पूरा कर रहे हैं। और उसके बाद इनके जो, अगर आप उस साइड के ऊपर आए, न्यूक्लियर वाली साइड के ऊपर आए, तो न्यूक्लियर, जी बिल्कुल, कॉक्स बाजार सिटी जो है न्यूक्लियर वाली साइड पर आए, तो रशिया के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, उसके जो पैरामीटर्स हैं सेट हो चुके हैं, उसके इनिशियल ग्राउंड वर्क कहाँ कहाँ वो न्यूक्लियर प्लांट लगने हैं सब डिसाइड हो चुका है, और नेक्स्ट ईयर से इनकी वो स्टार्ट हो जानी है। तो मे बी, आई होप बांग्लादेश इज़ अनदर मुस्लिम कंट्री लाइक ईरान, लाइक पाकिस्तान, लाइक सऊदी अरेबिया। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये न्यूक्लियर एनर्जी और फिर न्यूक्लियर वेपन्स और डिटरेंस के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, तो चंद सालों के अंदर, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी फास्ट होगी, अब उतनी देर तो नहीं लगेगी जितनी आपने जब शुरू में बनाया था तो तब लगी थी। अब तो आपके पास वो ब्लूप्रिंट्स होते हैं, आपके पास लोग होते हैं, आपने इक्विपमेंट करनी है, आपने रिसोर्सेज पूरी करनी है, और आप वो चीज़ पूरे कर जाते हैं। तो ये जो है, इसके अंदर आप ट्विटर के ऊपर नवीद अली शेख को सर्च करें, आपको आ जाएगा। तो इसके अंदर ये चीज़ें हैं, मैंने आपको बताना था कि बांग्लादेश को इतना इजी ना लें। चाइना, मुझे लगता है इस इलेक्शन के बाद, क्योंकि इस इलेक्शन तक तो वही इंडिया बांग्लादेशी अलायंस और शेख हसीना का जो अलायंस है, देखें अगर तो शेख हसीना जीत जाती है, वैसे चांसेस कम है, अगर वो जीत भी जाती है तो बांग्लादेश की पॉलिसी चेंज है। ये मेरी बात आज लिख लें 22 अगस्त 2023 को, कि अगर शेख हसीना जीत भी जाती है अगले साल तो बांग्लादेश की पॉलिसी चेंज है, क्योंकि बैकएंड के ऊपर इनके स्टेट की पॉलिसी चेंज हो चुकी है। चाइना इनका, जैसे हमारे JF थंडर प्रोजेक्ट पाकिस्तान का है, चाइना इनके F7 का प्रोजेक्ट चाइना ने स्टार्ट कर दिया हुआ है। चाइना बांग्लादेश के अंदर प्रोजेक्ट कर रहा है, और मेरे ख्याल में इलेक्शन तक ये बोल नहीं रही दोनों पार्टीज, क्योंकि आपको पता है कितना बड़ा बैकलॉग है, लोगों को समझाया होता है, इतने सालों की उनकी मेमोरी होती है, उसको आप उस तरीके से वॉश आउट नहीं कर सकते। तो वो नहीं चाहते कि हमारा जो वोटर है इस वक्त डिस्टर्ब हो के हम उनको बोलें कि जी हमने इंडिया को डंप कर दिया और हम अब चाइनीज़ पार्टी के अंदर चले गए हैं, जो कि वो पीछे से चले गए हैं। तो आई विल रिपीट कि हु सो एवर विंस द इलेक्शन, शेख हसीना जीते या BNP जीते, जो भी जीते, मैं कहता हूँ जमात इस्लामी जीते, जो कि नहीं इतनी ज़्यादा सीट्स ले सकेगी, लेकिन थोड़ी बहुत सीट्स लेगी। जो चाइना वाली पॉलिसी है वो इनकी डिसाइड हो चुकी है और उसके ऊपर काम हो चुका है। इलेक्शन के बाद आप देखेंगे जो भी गवर्नमेंट आएगी वो अपना टोटल डायरेक्ट जो अपनी अलाइनमेंट है चाइना के साथ कर देगी, एंड इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया। इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया इन 7 स्टेट्स,
सिस्टर्स और सिक्किम के अंदर, और ये बहुत बड़ा मसला इंडिया के लिए खड़ा हो जाना है। तो 2024 के अंदर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ये ईस्टर्न फ्लैंक है इंडिया का, ये बहुत तेज़ी से जो है चाइनीज़ कैंप के अंदर जाने वाला है। देखें यार, अगर तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जी अगर तो शेख हसीना की लोग बांग्लादेशी लोग उनको वोट देते हैं और उनकी फॉलोइंग है, तो इसके अंदर आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वही चीज़ है कि एक स्टेट होता है जिसकी पॉलिसी होती है, और स्टेट की पॉलिसीज आपको आज के इंटरव्यू जो मैंने आपको बताया, आपको ये समझ आ जाएगी कि आहिस्ता आहिस्ता वो शिफ्ट चेंज कर रहे हैं, गियर चेंज कर रहे हैं। लेकिन दे आर वेटिंग फॉर इलेक्शन। एक दफ़ा इलेक्शन गुजर जाए तो उसके बाद हूसो एवर विल बी इन द पावर, जो आएगा वो ये पॉलिसी अनाउंस कर देगा। लेट हो रहे हैं हम, 27 मिनट हमारे हो गए हैं इन चीज़ों पे ही, इसलिए मैं आगे चलता हूँ। अब आपको एक चीज़ मैंने बतानी, सनी देओल के बारे में। आपने गदर 2 और वो मैंने देखी नहीं, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनानी थी, लेकिन यार वो मैं टाइम ही नहीं मिला इतनी लंबी मूवी देखने का। मैंने किसी को बोला कि उसके जो पार्ट्स हैं जिनके ऊपर उसने वो हेट और वो सारी चीज़ की हुई है, जिसके ऊपर इंडियंस आजकल ब्रीड करते हैं, खुश होते हैं, तो वो मुझे भेजें ताकि मैं उसके ऊपर फिर रिप्लाई दूं। लेकिन अभी तक वो उस बंदे ने मुझे भेजा नहीं, तो लेट्स सी। लेकिन इसके बारे में मैंने एक बड़ी अच्छी पोस्ट इंडिया टुडे के ऊपर आज पढ़ी, जिसके अंदर सनी देओल साहब की अपनी परफॉर्मेंस के बारे में उन्होंने एक पोस्ट बनाई हुई थी। वो थोड़ी सी आपसे शेयर कर देता हूँ कि हेट स्पीच और इस तरह की हरकतों में तो ये बहुत आगे है, लेकिन जहाँ से ये एमपी हैं गुरदासपुर से, वहाँ के अंदर जो अटेंडेंस है इनकी, जो नॉर्मल बंदे की, जो नॉर्मल एमपी की अटेंडेंस है वो 70% है। लेकिन नेशनल लेवल के ऊपर अगर आप देखें तो नेशनल लेवल के ऊपर 80% है एमपीज़ की अटेंडेंस। और सनी पाजी की जो अटेंडेंस रही है इन पिछले 5 साल में 18% रही है, 18% रही है। उसके बाद जो डिबेट जो एमपीज़ करते हैं, तो एक एवरेज एमपी जो है वो 35 डिबेट 5 साल के अंदर एटलीस्ट वो रेस करता है। नेशनल लेवल के ऊपर जाएंगे, पंजाब की बात कर रहा हूँ, नेशनल लेवल पे 42 है एक्टिव पार्टिसिपेशन है एमपीज़ की। सनी पाजी ने पिछले 5 साल में 0 डिबेट इन्होंने फॉरवर्ड की है। उसके बाद क्वेश्चन जो हैं, सनी पाजी ने बस ज़िंदगी में एक दफ़ा सवाल पूछा था 5 साल में। एक नॉर्मल पंजाब का एमपी 100 सवाल पूछता है 5 साल के टेन्योर में। नेशनल लेवल पे आप देखें कि कितनी एक्टिव पार्टिसिपेशन है कि 191 क्वेश्चंस एक नॉर्मल एमपी पूछता है, और सनी पाजी साल इसी हेट के ऊपर, इसी गदर पॉलिटिक्स के ऊपर एक सवाल पूछ के गुजार चुके हैं। और बिल्स पेश करते हैं, तकरीबन 2 बिल 5 साल के अंदर हर एमपी ने मोर और लेस पेश किए हैं, सनी पाजी ने 0 किए हैं। कभी जाएंगे उधर तो फिर तो सनी पाजी की अपनी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी। लोग इनके जो कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं वो इनसे काफ़ी आवाज़ार थे, उन्होंने इनको कभी देखा नहीं, ना इन्होंने कभी उनके को मसाइल हल किए हैं। तो दिस इज गोइंग व्हाट ही हैज़ डन कि हेट के ऊपर, पाकिस्तान के हेट के ऊपर इंडियंस को जो मोदी साहब करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनकी पसीराई जो हिंदुत्वा और आरएसएस और बीजेपी। तो सनी पाजी, यू हैव फेल्ड इन योर वर्क एज एन एमपी, बट मे बी आप जिस मकसद के लिए आपने मूवी बनाई है उसमें आप कामयाब हो चुके हैं। माई बेस्ट ऑफ लक टू यू। एक अच्छी चीज़ जो मुझे इंडिया की आज कल की खबर जिससे मुझे खुशी हुई, चंद्रयान की बात नहीं है वो, तो इनके मैं शायद इनका नाम, इस बच्चे का नाम सही तरीके से ले ना सकूं, तो मुझे उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, काफ़ी मुश्किल नाम है उसका, प्रगनंदा। तो इनके चेस के प्लेयर हैं। माय रियली आई मीन मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उन्होंने सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 3 को हरा दिया है, और अब वो वर्ल्ड नंबर 1 जो कि मेरे ख्याल में कितने सालों से हारा नहीं है, अब उनके साथ उनका मैच होना है। तो ब्रावो यंग मैन, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप इतने माशाल्लाह, अगर यू हैव द ब्रेन और आपने इतनी एफर्ट की है इतनी छोटी सी उम्र के अंदर, तो यू बिकम द वर्ल्ड चैम्पियन। मेरी आपके साथ पूरी नेक तमन्ना है। तो ये खबर सुन के मुझे काफ़ी खुशी हुई, एंड माई बेस्ट ऑफ लक, माई बेस्ट विशेज़ फॉर प्रगनंदा
आपका नाम अगर मैंने गलत लिया हो तो आई अपोलोजाइज, बट वेल डन। आगे चलते हैं। सेकंड लास्ट मैं आज की आपको बात बताता हूँ कि जो अयोध्या के बारे में अमित शाह ने स्पीच की है, उस स्पीच के अंदर अमित शाह साहब ने राम मंदिर और वो जो राम जन्म भूमि है जो बाबरी मस्जिद के अगेंस्ट इन्होंने बना रहे हैं, और उसकी जो इनाग्रेशन है ये इन्होंने कर दी है 2024, बिल्कुल इलेक्शन के पास लाके करके, बड़े हरामी हैं। बिल्कुल इलेक्शन के पास आके ये इसको करेंगे ताकि इलेक्शन वोट जो है ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सके। तो उसके बारे में इन्होंने बोला कि जी वहाँ हम करेंगे और हमारी बड़ी चीज़ है। मुझे नहीं फैक्ट्स पता था, लेकिन इन्होंने अमित शाह साहब ने की स्पीच सुनी तो पता चले कि जी 550 साल के बाद हम उधर यानी 5 सेंचुरीज के बाद हम उधर कर रहे हैं, ये मंदिर बना रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। तो वही हेट के ऊपर उन्होंने ये चीज़ की है कि इसको हम एंड पे लेके जाएंगे, उसके बाद फिर हम उधर इसको इनाग्रेट करेंगे। और वही बातें मध्य प्रदेश में थे मेरे ख्याल में कि जी आप हमें वोट दें और हमने ये चीज़ें की हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी अचीवमेंट बताई है। बट अगेन मुसलमान वोट जो हैं उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि किस तरीके से ये एक मस्जिद को ख़त्म करके और बाबरी मॉस्क के बाद इन्होंने ये बनाया और उसके बाद ये उसको इतना ज़्यादा हाइप दे रहे हैं और उसी के ऊपर चल रहे हैं। तो मुस्लिम वोटर्स जो हैं, माइनॉरिटी वोटर्स जो हैं, उनके पास चांस है। मैं ये नहीं कहता, कल भी मैंने आपको ये बोला था, लेकिन मैं आज जो लोग हैं उनको रिपीट कर देता हूँ कि आई एम नॉट कंपेनिंग आई एम नॉट कंपेनिंग फॉर कांग्रेस। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कांग्रेस और बीजेपी दोनों की गवर्नमेंट में से कौन सी जीते। अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हॉस्टाइल पॉलिसीज़ होंगी तो आई एम अगेंस्ट दैम। अगर इंडियन मुसलमान कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर हॉस्टाइल एक्टिविटीज़ करते, अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र का, जैसे ये हुसैन मदनी तो नहीं है, अहमूद मदनी और ये आज़म खान और ये अवैसी और ये अब्दुल्ला कश्मीर के ये करते हैं, तो फिर आई एम अगेंस्ट देम ऑल। तो आज मैं देख रहा था उमर अब्दुल्ला ने भी दाखिल हुए हैं और वो भी वही कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी के इंडिया को डरा भी रहे हैं और इंडिया से मिन्नतें भी कर रहे हैं कि हमें अब आपने असेंबली के इलेक्शन कराने हैं तो आपने सीएम की सीटें देनी हैं। वो मैंने ऐड नहीं की हुई थी तो उसको भी आप ऐड कर लें। तो मोर और लेस तीनों की जो स्पीच है वो एक ही है, उमर अब्दुल्ला की, फ़ारूक अब्दुल्ला की, महबूबा मुफ्ती की, और तीनों का मैसेज भी तकरीबन एक ही है कि जी सीएम की कुर्सी आपने हमें देनी है, बाकी काम जैसे हम आपके 75 साल करते रहे हैं हम उसी तरीके से सबवर्जन अपने लोगों के साथ उनके जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके ख़िलाफ़ हम आपके हैंड ऑफ द किंग बने रहेंगे, लेकिन आप हमें जो है सीटें दें और ये दें। बहुत मुश्किल लगता है मुझे कि बीजेपी इनकी बातों में आने वाली है, क्योंकि बीजेपी इस बार अपने कैंडिडेट्स वहाँ से लॉन्च करना चाहती है। वो इनको डिस्कार्ड कर चुकी है और वो इनको साथ नहीं रखना चाहती, लेकिन इन लोगों को भी यकीन नहीं आ रहा। इन लोगों को लग रहा है कि शायद ये प्रेशर गेम है बीजेपी की, एंड ऑफ द डे आके तो बीजेपी इन्हीं को सिलेक्ट करेगा। मे बी दे आर राइट, लेकिन मेरा परसेप्शन यही है कि प्रेशर गेम गूम कोई नहीं है। बीजेपी ने सारे जो चले हुए कारतूस हैं उनको डिस्कार्ड करना है। थर्ड टर्म है उनकी, फाइनल टर्म है एक तरह से, तो उन्होंने अपने गो गेटर्स को लगाना है और उनके दिमाग के अंदर यही है कि अब जब ये सारी चीज़ें 370 वगैरह हो गई हैं तो अब इन लोगों की हमें क्या ज़रूरत है, अब हमें अपने बंदे लाने हैं। ये मेरा स्कूल ऑफ थॉट है। मे बी आई कैन बी रॉन्ग, मे बी आई एम रॉन्ग। अब आखिरी की तरफ चलते हैं। ये बड़ी मज़े की खबर है, उसके बाद एक दो क्वेश्चन आपके ले लूँगा मैं, टाइम के है। बेसिकली इसको 30 मिनट का होना चाहिए था। चलें कोई नहीं, कोशिश कर करके मैं थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर पा रहा हूँ। तो एक तो वो लिंचिंग जो हुई है लखनऊ के अंदर, वो किसी मुसलमान ने शादी कर ली और उसके माँ बाप को लिंच किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर वेरी बैड। आप फिर से बैक टू ज़ीरो जा रहे हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं माइनॉरिटीज़ को, और उसको अगर उसने शादी कर ली, भाईजान आपका लॉ है या जो भी है उस तरीके से उसको हैंडल करें। आप लोगों ने उनके माँ बाप को लिंच कर लिया है। कोई शर्म, कोई हया, कोई गैरत, कोई इंसानियत होती है।
ये सारी चीज़ों को पीछे छोड़ चुकी है बीजेपी और आरएसएस और बजरंग दल ख़ास तौर पे, और ये बहुत आगे निकल चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि दे हैव अ वे बैक, कि ये पीछे आ सकते हैं। तो उसके अलावा लास्ट में इनके एक महाराष्ट्र से एमपी हैं विजय कुमार गावित, उनकी मैंने आज खबर देखी तो बड़ी मुझे हंसी आई। वो कहते हैं जी मछली रोज़ खाएं तो आंखें जो है वो हसीन हो जाएंगी, आंखें तेज़ हो जाएंगी। में भी हो सकता है ओमेगा वगैरह से हो जाएं मछली खाने से, और वो अच्छा उनका मैसेज है कि फूड रिजर्व एक अल्लाह ताला ने हुआ है, उनके पास अवेलेबल भी है, तो उसको यूटिलाइज करें। प्रोटीन्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहने का जो उनका तरीका है वो बिल्कुल वो जो हिंदुत्वा माइंडसेट है, गंदा माइंडसेट, यानी तजलील वाला माइंडसेट, और ये रेपिस्ट माइंडसेट जिसे आप कहते हैं, उस माइंडसेट से उन्होंने वो बात बोली है। कहते हैं जी ऐश्वर्या राय भी मछली खाती थी इसलिए उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। तो कई मैं कमेंट्स देख रहा था लोगों के, हिंदुओं के ही, इंडियन सेन वॉइसेस जो हैं इंडिया के अंदर, तो उन्होंने कहा कि मनूस आदमी तू तो रोज़ मछली खाता है, तेरी आंखें गैंडे की तरह की हैं, तेरी क्यों नहीं खूबसूरत होगी जो हमें बता रहा है। तो ये भी एक अच्छी खबर मैंने देखी जो फनी थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये आज के हमारे 30 मिनट्स 38 मिनट्स के अंदर हुए हैं। नाउ वी हैव लाइक 3 to 4 minutes, so I can take any of your question related to these things which we have discussed today। और टुमारो के लिए, कल के लिए हम दोबारा से सेशन 30 मिनट का करेंगे। जो हमारा एक पैरेलल मैंने आपको छत्तीसगढ़ के इलेक्शन और मध्य प्रदेश के इलेक्शंस के ऊपर बताना है, वो पैरेलल चलता रहेगा, उसका टाइम मैं आपको अलहदा से दूंगा। लेकिन ये 30 मिनट्स वाला जो है ये करंट अफेयर्स के ऊपर है, और इस सीरीज़ का नाम ड्राउनिंग इंडिया है, ड्राउनिंग, डूबता इंडिया। तो अगर मेरे चंद दोस्त जो हैं उनको ये टॉपिक और ये नाम नहीं पसंद आता तो दे शुड नॉट जॉइन दिस, और उनको ये चीज़ नहीं सुननी चाहिए। लेकिन क्योंकि मेरा शो, मेरा नाम, तो इस शो का नाम फिर ड्राउनिंग इंडिया मैंने रखा हुआ है। बाकी आपकी मर्जी, आपने नाराज़ नहीं होना, नहीं पसंद आता तो आप इस शो में ना आएँ, बाकी चीज़ों के ऊपर यू आर मोर देन वेलकम। अब मैं थोड़े से आपके कमेंट्स पढ़ लूँ और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से आपको जवाब दे दूँ। कोई और अगर आपने सवाल पूछना है तो बीच में कमेंट कर लें।